Hello guys, I am Himanshi Verma from Indian Student Group। आज हम अपनी पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए सत्ता की साझेदारी का चैप्टर फ्रेश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछले अपनी पिछली क्लास में सत्ता की साझेदारी के रूप में ये देखा था कि लोकतंत्र क्या है। कि लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है और इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। और शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बटा हुआ है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में जो शासन है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बटा हुआ है। और राज्य सरकार में वही शासन नगर पालिका और ग्राम पंचायतों में बटा हुआ है। हम देख सकते हैं कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार है और फिर प्रांत या क्षेत्रीय सरकार पर अलग अलग सरकार है। पूरे देश के लिए बनने वाली एक ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार बोलते हैं। प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारों को हम अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारा, जैसे भारत में इन्हें राज्य सरकार बोलते हैं। और कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में भी यही काम हुआ। श्रीलंका में यह काम नहीं हुआ तो उन्हें गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर के लिए ऐसी भी व्यवस्था है कि जहां नगर पालिका और पंचायतें हैं, ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। जैसे ऊपर केंद्र सरकार आएगी, फिर उसके नीचे हमारी राज्य सरकार आएगी, फिर नगर पालिका, फिर पंचायतें आएंगी। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषा और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसी व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। और कुछ देश के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि महिला वर्ग का भी विकास केंद्रित किया जाए। ठीक है। और यह इस प्रकार सभी पार्टियों को सत्ता में आने की अनुमति मिलती है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रण करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प रखना जरूरी रहना चाहिए। अगर लोकतंत्र है तो लोगों के सामने चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए कि इस व्यक्ति नहीं तो इस, यानी ऑप्शंस होना चाहिए। अगर ऑप्शंस हैं लोगों के पास तो वो लोकतंत्र है, अगर ऑप्शन नहीं है तो वो लोकतंत्र नहीं है। ठीक है। उपलब्ध है होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यही प्रतिद्वंद्विता ही सुनिश्चित कर सकती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। देखिए, पार्टियों की यह आपसी सुनिश्चित देती है कि सत्ता एक ही व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से सत्ता पर बिठा देंगे तो अपनी शक्तियों का वह असीमित उपयोग कर ही सकता है। इसलिए हम एक व्यक्ति को ना सत्ता में बिठालकर हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टी को सत्ता में बिठाल, जिसमें विभिन्न समूह होते हैं, विभिन्न व्यक्ति होते हैं, जिससे वो क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के पास असीमित पावर नहीं आती है। अगर हम अपनी लोकसभा का उदाहरण देखें तो हमारी लोकसभा में भी तो विपक्ष को स्थान दिया जाता है ना, ताकि पक्ष अपनी मनमानी ना कर पाए, अपने हिसाब से नियम कानून ना कर पाए। विपक्ष किस बात के लिए होता है, इसी बात के लिए होता है कि वह पक्ष को उसकी मनमानी ना करने दे। ठीक है, क्योंकि हर चीज का अपोजिट रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दो या दो अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसानों और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार के विभिन्न समितियां भी सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता की भागीदारी में भी भागीदारी करते हैं। हम अब अपने राजनीतिक दल के बारे में हम अपनी इकाई थर्ड में पढ़ेंगे। चलिए थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इसका। हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया है। सत्ता के बंटवारे के कुछ निम्न उदाहरण हैं। 4 श्रेणियां किसमें आती हैं, सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्यवाही करे और मुंबई के 7 अनाथालय 2000 बच्चों के रख रखाव में सुधार करे। हम देख सकते हैं कि सत्ता का बंटवारा किया हमने, न्यायपालिका में भी बंटवारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो अलग। इसी में हमने कुछ कार्य के आधार पर भी कर दिए। दीवानी मामलों के लिए अलग कोर्ट है, फौजदारी मामलों के लिए अलग है, तो इस आधार पर विभाजन हुआ है।
कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी है। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेही मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। यानी आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, भले ही आप प्रशासन में एक बहुत ही अच्छे भागीदारी है आपकी, लेकिन आप फिर भी किसी भी समुदाय के साथ आपको सहयोग और सम्मान के साथ ही चलना पड़ेगा। आप उसके साथ अन्याय या उसके विकास पर रोक नहीं लगा सकते। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है और इनमें से प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम आज के हमारे देश का ही उदाहरण बहुत अच्छा दे सकते हैं कि हमारा जो देश है वो आज आधुनिक लोकतंत्र पर ही तो निर्भर है। हमारे यहाँ जो भी विभाजन है या जो भी सत्ता की साझेदारी है, सत्ता का जो विभाजन है, उसका आधार ना ही धर्म होकर, ना ही क्षेत्र विशेष होकर क्या है, चुनाव है, मतदान है। और हर व्यक्ति, हर वर्ग को स्थान मिले, इसलिए हमने कहीं कहीं जगह पर क्या आरक्षण भी दे रखा है। आरक्षण का मतलब कि इस जगह से ऐसे ही आना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए ये एक तरीके से ये गलत भी है और सही भी है। एससी, अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति आ जाता है तो इससे क्या होगा, वह अपनी जाति के विकास पर ध्यान देगा। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि कोई अन्य, यानी कि जो सामान्य या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कोई कुशल व्यक्ति है तो वो इस पद पर आने से रुक जाता है, क्योंकि वहां तो हमने ऑलरेडी रिजर्व करके रखा है ना अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति का व्यक्ति। तो ये चीज गलत है। लेकिन यही है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति आकर अपने उस क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का विकास पर ध्यान दे सकता है। तो हम तो हर चीज की पॉजिटिविटी देखेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी तो सब में ही होती है। हर चीज का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट तो होता ही है। तो हम देख सकते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी उदाहरण देते हुए युक्ति परक एक नैतिक कारण बताइए। सत्ता की हिस्सेदारी का एक नैतिक कारण यही है कि हमारा भारत एक बहुत बड़ा देश है, जहाँ जनसंख्या एक बड़े क्षेत्रफल में निवास करती है। तो यहाँ पर सभी व्यक्ति विभिन्नता के साथ रहते हैं। हमारा समाज भी विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। उन विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी एक व्यक्ति का रहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि वो व्यक्ति, गलत तो हम नहीं बोल सकते, सही नहीं होगा उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि वो व्यक्ति एक साथ इतने सारे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर उसी की जगह हम किसी समुदाय को सत्ता में बिठालते हैं तो वो काफी लाभदायक होगा। ये इसमें है 3 अलग अलग छात्र हैं, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। बेल्जियम है, बेल्जियस के निकट का है। चलिए हम अपनी क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।